गुड मॉर्निंग बेटा, इवन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ी थी, एक सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट भी की थी। आज मैंने बोल के भी गया था मैं उस दिन कि म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे और दिस इज़ दी सेकेंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद बस एक एडी करेंट्स और पढ़ना है हम लोगों को और टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का। तो मैंने क्या बोला कि अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। अब डेफिनेशन सुनना एक बार में। किसी एक कॉइल में करंट चेंज करूं और उसके पास रखी दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये हमने फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि एक कॉइल रखी थी, उसके पास में एक और रखी थी, इसमें जब स्विच ऑन ऑफ करते थे तब यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखता था, तो दैट वाज म्यूचुअल इंडक्शन। दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा था, यानी कि एक में करंट चेंज करते हैं तो दूसरे में इंड्यूस होता है ईएमएफ। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। सुना, तो डेफिनेशन क्या बनी? द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, द प्रोसेस ऑफ, लिखना है द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन ए कॉइल बाई चेंजिंग द करंट इन द नियर बाई कॉइल, बाई चेंजिंग द करंट इन द नियर बाई कॉइल। लिख लिया, डन, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब ही क्या होता है? एक की वजह से दूसरा, आपसी बोलते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, म्यूचुअल फ्रेंड्स भी होते हैं, जो आपके भी हमारे भी वैसे होता है कि एक में चेंज करें और दूसरे में इंड्यूस हो जाए ईएमएफ। कुछ बहुत सिंपल टर्म्स में सीखेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल है, इसके ठीक पास में एक और कॉइल रखी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब इसमें करंट चेंज करूंगा, ये करंट अगर मैं वेरी कर दूं, VARY वेरी कर दी अगर मैंने ये करंट, तो इसने जो फील्ड बनाया है, इस कॉइल ने जो फील्ड बनाया है, वो फील्ड जुड़ किसके साथ रहा है? सेकेंड कॉइल के साथ। दिस इज सेकेंड कॉइल, दिस इज फर्स्ट कॉइल। ये सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं। तो इस फर्स्ट कॉइल अगर ये इसके पड़ोस में है, अब ज़्यादा दूर होगी तो फिर बात नहीं बनेगी, तो इसके बिल्कुल पड़ोस में है, तो क्या बोला? फर्स्ट में अगर करंट चेंज करेंगे तो इसका जो फील्ड है, वो फील्ड भी बदलेगा। सुनिए इतनी लाइन। अब ये जो फील्ड बना रही थी जुड़ किससे रहा है? ये सेकेंड कॉइल के साथ जुड़ रहा है। लिंक किससे हो रहा है? ये फील्ड जुड़ किससे रहा है? सेकेंड कॉइल से जुड़ रहा है। तो क्या सेकेंड कॉइल का जो फ्लक्स है, विच इज BA cos थीटा, वो फ्लक्स भी बदलेगा? ये भी क्या करेगा? वेरी करेगा। अब जब ये वेरी करेगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें एक करंट आएगी। अब लाइन सुनना, यहीं पे एक गड़बड़ है, एक झोला है, वो ये है कि अगर मैं इन दोनों की ज्योमेट्री बदल दूं थोड़ी बहुत, फॉर एग्जांपल इसमें टर्न्स बढ़ा दूं, तो फील्ड थोड़ा और चेंज हो गया। मैं बोलूं कि दोनों ऐसे ना रख के एक को थोड़ा सा एंगल पे घुमा दूं, थोड़ा सा एंगल पे घुमा दिया, तो उस घुमाने से क्या हुआ? कुछ और ईएमएफ कम ज़्यादा हुआ, फ्लक्स कम ज़्यादा चेंज होगा, कुछ लिंकेज कम हो गई। तो इन सभी फैक्टर्स को डिस्क्राइब करने वाला एक फैक्टर है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। कि एक में चेंज होने की वजह से कितना ईएमएफ आएगा, ये तो पता है ईएमएफ आएगा, लेकिन कितना आएगा वो डिपेंड करता है इनके बीच के कुछ ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे और इनकी ओरिएंटेशन पे। तो उन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करने वाला एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्शन पहले समझा क्या था? म्यूचुअल इंडक्शन कि जब एक दो कॉइल पड़ोस पड़ोस में रखी हैं, तो एक में जब करंट चेंज होगी तो दूसरे में भी एक करंट इंड्यूस होगी। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। अब इस कितनी इंड्यूस होगी या कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एक फैक्टर और है। वो फैक्टर क्या था? वो फैक्टर को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, बात करेंगे उसकी। पहले तब लिखा आपने, तो म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन भी बन गई हमारे पास। अब सुनना एक लाइन और, कल भी बोला था, आज फिर बोल रहे हैं। फ्लक्स वेरी होता है तभी ईएमएफ आता है, और फ्लक्स जो है वो डिपेंड किस पे करता है? मैग्नेटिक फील्ड पर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड खुद डिपेंड किस पे करता है? मैंने बोला लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। और मैग्नेटिक फील्ड खुद डिपेंड करता है किस पर? करंट पर। ये किन्हीं दो कॉइल्स के बीच की बात हो रही है।
तो मैग्नेटिक फील्ड करंट पर, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दोनों को मिला के बोल दिया फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट। अब फ्लक्स करंट पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन साथ में एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, वही हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? एम। और इस एम को अपन बोलते हैं, दो नामों से जानते हैं, या तो सीधा सीधा म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल दो, या फिर कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देते हैं कुछ लोग। तो हम सीधा सीधा बोलते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं ऐसे करके, थोड़ा सुंदर बना के लिख देते हैं, एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट इज वही पुरानी वाली जो सेल्फ इंडक्टेंस की थी, हेनरी, डिनोटेड बाई एच, डिनोटेड बाई एच। क्या बताती है, फिर बोल दूं, क्या डिसीजन होता है, क्या पता चलता है इससे कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? दूसरी बात कि एक और बात पता चलती है, ये डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करती है? ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया वगैरह पे, और दूसरा ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है काफ़ी हद तक। यहाँ तक लिख लिया हमने। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की यहाँ से डेफिनेशन भी बना सकते हैं, अभी हम बता रहे हैं आपको, एक सेकंड रुकिएगा, हटा दें इतना। अब मैंने आपसे बोला कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा म्यूचुअल इंडक्शन में, तो हम बोलते हैं ईएमएफ इज फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ माइनस का डी फाई ओवर डी टी। यहाँ तक हमें एतराज़ नहीं है। अब फाई मैंने बोला, अभी अभी बोला था, फाई कितना था? एम इंटू आई। रख दीजिएगा फाई की जगह, तो क्या बना? माइनस का डी ओवर डी टी, फाई की जगह एम इंटू आई। अगर करंट चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स, फिर ईएमएफ की बात ही करना बेकार है। तो करंट ये वाली कैसी है? वेरिएबल है। एम क्या था? म्यूचुअल इंडक्टेंस थी, वो कांस्टेंट थी, मैंने इनकी डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल ली, तो क्या बन गया? ई इज इक्वल टू माइनस का एम डी आई ओवर डी टी। ये हो गया म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल। यहाँ पर एम क्या है? उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब सुनना मेरी बात, जितनी ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहली बात बहुत छोटी दूर से दिख रही थी, क्या ऐसा भी दिख रहा है? डी आई ओवर डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जितनी तेज़ी से करंट चेंज होगी उतना ही ज़्यादा ईएमएफ आएगा। अब कुछ लोग यहाँ से एम की एक डेफिनेशन बना लेते हैं। एम की क्या डेफिनेशन बना लेते हैं? 1 हेनरी, यूनिट क्या होती है? 1 हेनरी। अब ऐसे ही सुनना, बस आपको याद हो जाएगा कि अगर मैं बोलूं डी आई ओवर डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, डी आई ओवर डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो कितनी चेंज हो रही है? 1 एम्पियर पर सेकेंड में चेंज हो रही है। और जो ईएमएफ इंड्यूस हो वो भी कितना हो? 1 वोल्ट हो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होती है। अब ये भी कोई डेफिनेशन हुई लिखने वाली? मेरी बात सुने आप, क्या सुने कि अगर ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो उस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को हम 1 हेनरी बोल देते हैं। कोई बात हुई? अब दूसरी तरीके से सुनिएगा। अब दूसरी तरीके से क्या सुनेंगे आप? अब ये तो छोटी सी बात है। 1 हेनरी क्या होता है? 1 हेनरी कोई बोलेगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो और ईएमएफ इंड्यूस जो कॉइल में हो रहा है वो भी कितना हो? 1 वोल्ट हो, तो उस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को 1 हेनरी कहते हैं। बस हटा रहा हूं इतना। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बना के रखिएगा अपने पास। एक दो म्यूचुअल इंडक्टेंस सिखाएंगे आपको हम। हैशटैग नहीं, स्टार से शुरू होगा ये। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स।
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, दो सोलेनॉइड्स हैं, कोएक्सियल हैं, उन दोनों के बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब बहुत ध्यान से देखना, पहले तो मैं एक दूसरे कलर का मार्कर लूँ, एक सेकेंड पॉज करता हूँ, ढूंढ लेता हूँ मैं मार्कर पहले तो। हाँ देखिए, हमने मार्कर नीले कलर का ढूंढ लिया है। अब कह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, दो सोलेनॉइड्स हैं, दोनों की एक्सिस सेम है, दो सोलेनॉइड्स हैं, दोनों की एक्सिस कैसी है, सेम है। तो मैं पहले तो दो सोलेनॉइड बनाने जा रहा हूँ, देखना। अरे ये तो कतई बुरा चल रहा है, ये क्या हुआ? ठग लियो रे। अरे सोलेनॉइड वगैरह तो याद है ना क्या था? मैंने बोला ये एक सोलेनॉइड है, और ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये टर्न्स हैं इसके, क्या हैं? टर्न्स। आई होप दिख रहे होंगे, इतना लाइट भी नहीं है, ये इसके टर्न्स हैं। अब मैंने इसका कुछ नामकरण कर लिया, मैंने बोला इस सोलेनॉइड का नाम है सोलेनॉइड 1 यानी कि S1। इसमें कितनी लेंथ है इसकी? बोला L1 लेंथ है। और कितने टर्न्स हैं इसमें? बोल दिया N1 टर्न्स हैं। कैपिटल N बना, इसका मतलब ये टोटल टर्न्स की बात हो रही है। अगर स्मॉल n होता तो होता पर यूनिट लेंथ के टर्न्स। डन है, इतनी बात तो पता है हमें। अब क्या बोला कि इसके ऊपर एक और सोलेनॉइड है, और इन दोनों सोलेनॉइड की जो एक्सिस है, इन दोनों सोलेनॉइड की एक्सिस कैसी है? सेम है। ये दूसरा सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड का नाम हम ऑब्वियसली क्या रखेंगे? सोलेनॉइड 2। लेंथ इज ऑब्वियसली L2, नंबर ऑफ टर्न्स N2। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2। डन है इतनी बात। अब दूसरी बात आती है कि जो हमारा पहले वाला सोलेनॉइड था उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। हम A1 मान लेते, दूसरे वाले का A2 मान लेते, बट इट डजेंट मैटर, ये कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी बताता हूं कैसे। तो मैंने सिर्फ क्या बोला है कि अंदर वाले सोलेनॉइड का एरिया कितना है? A है। यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब बात सुनिएगा, एक और बात मैंने बोल दी कि जो मेरा पहले वाला सोलेनॉइड था उसमें एक करंट घूम रही है, कितनी? I। एंड दिस करंट इज वेरिएबल विद टाइम, टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, या तो बढ़ रही होगी, घट रही होगी, कुछ भी हो रहा है, वेरी कर रही है। यहां तक पहुंच गए हम। चलिए, अब मुझे बतानी है इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस बताने के लिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल्स टू M इंटू आई। तो M की वैल्यू क्या बनी? फाई अपॉन आई। शुरुआत यहीं से करेंगे, चाहे मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी हो, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी हो, मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा? M इक्वल्स टू फाई अपॉन आई या L इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, यहीं से शुरुआत करते हैं। अब मुझे करना क्या है? बस फाई की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ रख देनी है, क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, बस। अब सुनना मुद्दे की बात। फाई क्या है? फ्लक्स। अब बात सुनना, मुझे इन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। तो मेरी बात सुनना, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होने वाला हो, क्या बोला मैंने? जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो उससे लिंक फ्लक्स निकाल लो। अब S1 में तो करंट पहले से है I, वेरी कर रही है, तो इसके साथ जो दूसरी सोलेनॉइड रखी है S2, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे फ्लक्स किसका निकालना है? S2 से लिंक फ्लक्स निकाल लेना है। इतनी बात सुनिए, पहला स्टेप ही बहुत कामकार है। जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो उसका क्या निकाल लेंगे? उससे लिंक फ्लक्स निकाल लेंगे। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैं साइड में लिख दूंगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा, यही होता है। फील्ड की वैल्यू, अब इस सेकेंड सोलेनॉइड में फील्ड कहां से आ रहा है? क्या फर्स्ट वाला सोलेनॉइड क्रिएट कर रहा है?
कितना क्रिएट कर रहा है वो हम जानते हैं, सोलेनॉइड का फील्ड कितना होता है, तो हम लिख लेंगे उसको। उसके बाद एरिया, क्या इस सेकेंड सोलेनॉइड का एरिया। अच्छा एक और बात, फर्स्ट सोलेनॉइड के, इतना पहले डायग्राम बना लिया आपने सुंदर सा। सोलेनॉइड का जो फील्ड का सोर्स है हमारे पास, इससे लिंक फ्लक्स निकालना है, तो सोर्स कौन है फील्ड का? फील्ड आ कहाँ से रहा है? फर्स्ट से आ रहा है। तो फर्स्ट का फील्ड क्या इसके अंदर ही अंदर तो रहेगा, बाहर तो कितना होता है? 0 होता है। तो फील्ड जो है हमारा वो क्या इस ए एरिया में ही बाउंड है? ए एरिया के बाहर तो फील्ड है ही नहीं, ए एरिया के बाहर तो फील्ड है ही नहीं। तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा एरिया की, तो एरिया भले ही इसका मेरा ज़्यादा है, सेकेंड सोलेनॉइड का एरिया जो आपको दिख रहा है ये ज़्यादा है, लेकिन हमारे लिए वो यूज़फुल नहीं है। कितना ही यूज़फुल है? जितने में फील्ड चल रहा है। वो फील्ड चल कितने में रहा है? वो फील्ड ए एरिया में चल रहा है, इसलिए एरिया तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गया, वो ए ही रखना है हमें। यहाँ तक पहुँच गए हैं हम। तो अब मैं सीधा शुरू कर रहा हूँ, फील्ड लिख लेते हैं, बाकी बाद में निपटेंगे। फील्ड क्रिएटेड बाई सोलेनॉइड 1, कितना फील्ड क्रिएट करेगा? आप बोलेंगे बी करेगा, फॉर्मूला गोल्डन पता है, म्यू नॉट टाइम्स एन आई। अब ये एन तो कौन से टर्न्स हैं? पर यूनिट लेंथ वाले टर्न्स हैं, और हमें दिए कौन से गए हैं? टोटल टर्न्स। आपको इसका रिलेशन पता होगा एन का, कैपिटल एन से म्यू नॉट, स्मॉल एन का मतलब फिर बता दूं, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स कितने हैं? N1 पर यूनिट लेंथ यानी कि L1 इंटू आई। ये निकल आया फील्ड। अब फ्लक्स निकालेंगे किससे? S2 से। फ्लक्स लिंक्ड विद S2। S2 यानी कि ब्लैक वाला, अरे लिख भी रहा है S2 ब्लैक से लिखा है तो ब्लैक वाला, S1 ब्लू वाला है। S2 फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे 5। अच्छा एक बात सुना, प्रोसीजर पता है? पहले एक लूप से निकालो, फिर नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है कितने? N2 है, तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, और कितने टर्न्स हैं? N2। एक लूप से कितना हुआ? बी ए कॉस थीटा, कितने टर्न्स हैं? N2, तो मैंने N2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। बात सिंपल है, समझ गए होंगे एक लाइन में। बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता, थीटा इज गोइंग टू बी 0। 5 इसके नीचे दिखाई नहीं देगा शायद। 5 इक्वल्स टू N2, बी की वैल्यू यहां से सामने से चेप दी हमने, म्यू नॉट N1 अपॉन L1 आई। एरिया इज ए, कॉस 0 की वैल्यू 1। ये 5 की वैल्यू निकल के आई, अच्छी सी लिख देंगे। तो 5 की वैल्यू क्या बनी? म्यू नॉट N1 N2 N1 N2 ए अपॉन L1 इंटू आई। ये 5 की वैल्यू निकल आई है। 5 की वैल्यू, अब मुझे क्या पता है 5 अपॉन आई क्या होता है? m होता है। 5 अपॉन आई क्या होता है? m। तो इस i को इधर भेज देंगे, चाहे तो अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो जो मर्जी आप करेंगे, आपकी पसंद। फ्रॉम 1 m इज इक्वल्स टू, इस 5 में i से डिवाइड देंगे तो i से i खत्म है, तो क्या बचा? म्यू नॉट N1 N2 a अपॉन L1। दिख गया? बड़ा आसान सा फॉर्मूला बना म्यूचुअल इंडक्शन का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप अब तक। अब बात सुनना, स्टेप सुनना, स्टेप सुनना। जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो उससे लिंक फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स निकालने के बाद फर्स्ट इक्वेशन यानी कि 5 m इक्वल्स टू 5 अपॉन आई में रख दो, बात खत्म। इतना किस्सा करना है। मैं एक क्वेश्चन में आपको और दे रहा हूँ ऐसा ही करने के लिए, या फिर मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन और। यहाँ तक डन है? हटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखिएगा,
बोलें 2 सर्कुलर कॉइल्स टू सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 R नहीं है, R1 एंड R2 हैव N1 एंड N2 टर्न्स, N1 एंड N2 टर्न्स। अच्छा सुनना, मेरे लिखते लिखते के साथ ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, तुरंत पढ़ते जाइए। N1 दिमाग में इमेजिनेशन करना। आर प्लेस्ड in the XY plane with the same center। उनका सेंटर भी कैसा है, सेम है, XY प्लेन में है और सेंटर सेम है, यानी कि कंसेंट्रिक हो गए हैं। इसके बाद कह रहे हैं करंट इन आउटर कॉइल। अब दो कंसेंट्रिक कॉइल हैं तो एक इनर होगी एक आउटर होगी, तो आउटर कॉइल इज आई ऑफ विच इज वेरिएबल। आउटर कॉइल में कितनी करंट है, आई करंट है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। दोनों कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है। कह रहे हैं गिवन है R1 इज वेरी स्मॉल। R1 जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। अब यहीं से कुछ हमें समझने वाली चीज़ आ गई। पहले तो आपने पढ़ दिया है साथ साथ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा। सेकंड लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। बहुत अच्छी बात है, हम एक चैप्टर ख़त्म कर देने जा रहे हैं। अब इसका 7th चैप्टर चलेगा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। पेपर में आता ही आता है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर हर तरीके की कैटेगरी में उसके क्वेश्चन आते हैं। चलिए, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। अब कह रहे हैं, मैंने डायग्राम बना देता हूँ पहले। क्या कह रहे थे, दो कॉइल्स हैं, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है, XY प्लेन में है और R1 छोटी है। तो मैंने एक कॉइल बनाई, एक कॉइल और बनाई, ये आपको देखने में लूप लग सकते हैं बट दीज आर दी कॉइल्स। इनमें बहुत सारे कुछ टर्न्स हैं। इस कॉइल का नामकरण मैंने कर दिया C1 और इसकी रेडियस कितनी है R1, टर्न्स कितने हैं N1, इतना दिया था। दूसरी कॉइल का नामकरण कर दिया C2, इसकी रेडियस है R2 और टर्न्स कितने हैं N2। अब कह ये रहे थे कि बाहर वाली कॉइल में एक करंट है I। पहले तो हमने डायग्राम बनाना सीख लिया, कितने लोगों ने यही डायग्राम बना लिया था अप्रॉक्सीमेटली। अब मुझसे कह रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए, I वेरिएबल है। तो पहला स्टेप हमारे दिमाग में छपा हुआ है, क्या, जिसमें EMF इंड्यूस होगा। अब करंट तो इसमें दौड़ रही है और म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू करंट EMF किस में इंड्यूस होगा, सेकंड वाली ये C1 में इंड्यूस होगा, सॉरी इस अंदर वाली में इंड्यूस होगा, इसमें तो है ही करंट। तो अच्छा एक और बात, आप कह रहे होंगे सर इसमें अगर करंट चेंज हो रही है तो क्या इसमें सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन की। तो सेल्फ इंडक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन बात किसकी चल रही है फिलहाल, म्यूचुअल इंडक्शन की चल रही है। तो इसमें EMF इंड्यूस होगा। तो मेरा टास्क क्या बन गया है अब कि इस कॉइल से लिंक फ्लक्स निकाल लें, इस कॉइल से लिंक फ्लक्स निकालना। ये प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं जनरली। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्या मैं सीधा लिख लूँ M इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरा टास्क है बस फाई निकालना, किससे लिंक फ्लक्स निकालना, इस वाली कॉइल से लिंक फ्लक्स निकालना। कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो कंफर्म है ना।
अब फिर से वही कहानी, फ्लक्स निकालने के लिए हमें दो तीन चीज़ें चाहिए, बी ए कॉस थीटा। यही बात है ना, बी ए कॉस थीटा। अब बात सुनना मेरी, बी कौन क्रिएट करेगा, फील्ड कौन क्रिएट करेगा, क्या बाहर वाली कॉइल क्रिएट करेगी, एरिया किसका होगा, जिसका फ्लक्स निकालना है तो इसका एरिया होगा, थीटा क्या होगा। अब थीटा की बात सुन, थीटा है किसके बीच का, फील्ड और एरिया के बीच का। अगर फर्स्ट कॉइल के फील्ड की बात करेंगे, अभी आते हैं एक सेकंड में मेरी बात सुनना, एक सेंटेंस लिखा है R1 इज वेरी स्मॉल। ये जो रेडियस है R1 ये बहुत छोटी है, कुछ सेंटीमीटर्स के ऑर्डर की होगी, एक आध सेंटीमीटर होगी तो बहुत छोटी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत छोटी। इसका मतलब ये इतनी छोटी है कि ये कॉइल सिमट के रह गई है नियर दी सेंटर, सेंटर के पास सिमट के रह गई है। मेरी लाइन को बहुत गौर से सुन लेना, बहुत बड़ी लाइन बोल दी है मैंने, कि अगर R1 बहुत छोटी है इसका मतलब वो लगभग जीरो के बराबर है, जीरो से एक आध सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है, नीचे तो क्या ही होगी, ऊपर ही हो सकती है। तो इसका मतलब है ये कॉइल बहुत छोटी है और कहाँ तक सिमट रही है, इन दी रीजन नियर दी सेंटर, ये खत्म हो रही है, यानी कि सेंटर से यहाँ तक की दूरी कुछ है नहीं, बहुत कम है, निग्लिजिबल है। अब बात सुनना, क्या किसी इस कॉइल्स के पास जो अब फील्ड होगा वो कॉइल 2 बना रही है, क्या वो फील्ड होगा जो ये अपने सेंटर पे लगाएगी, यानी कि बाहर वाली कॉइल अपने सेंटर पे जो फील्ड लगा रही है क्या वो सारा का सारा इस C1 के साथ लिंक हो रहा होगा। छोटे होने का फायदा क्या है, हमें सेंटर का फील्ड पता है, हमें सेंटर पे फील्ड निकालना आता है किसी कॉइल के। अगर सेंटर पे फील्ड निकालना आता है तो ये कॉइल जो पहली वाली रखी है नीली वाली, ये जो नीली कलर की कॉइल रखी है ये भी तो बिल्कुल सेंटर पे ही है, और सेंटर पे ही है इसका मतलब हम फील्ड की वैल्यू जानते हैं, फील्ड की वैल्यू। तो इसका छोटा देने का फायदा क्या था, अगर ये बड़ी दे देते, कह देते कि छोटी नहीं है, तो फील्ड जो होता वो सेंटर से आगे तक भी होता और वो फील्ड कम ज़्यादा होता, वेरी करता, तो हम उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता हमारे लिए। अब क्या बोला, फील्ड ड्यू टू C2 बाहर वाली कॉइल की वजह से एट इट्स सेंटर, सेंटर पे फील्ड निकाला। आप बोलेंगे सेंटर पे फील्ड का फॉर्मूला किसी कॉइल की वजह से या किसी लूप की वजह से म्यू नॉट I/2R होता है, किसी लूप की वजह से जितने टर्न्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बना, म्यू नॉट I/2, रेडियस कितनी है R2, ये तो क्या बना, एक लूप की वजह से, कितने लूप हैं इसमें, N2 टर्न्स हैं, तो N2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, फील्ड निकल आया। अब इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मेरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगी, इनवर्ड होगी। अब एरिया वेक्टर भी तो लूप का कैसा होता है, परपेंडिकुलर, तो या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। हमें सेंस से मतलब नहीं है तो मैंने एंगल कितना मान लिया, 0। मैं बोलूंगा फ्लक्स लिंक्ड विद दी C1, फर्स्ट कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक हुआ, आप बोलेंगे फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। कितने टर्न्स हैं इस कॉइल में, आप बोलेंगे सर N1 टर्न्स हैं, तो N1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दीजिए बस, फाई इज इक्वल टू N1, बी की वैल्यू सामने लिखी है म्यू नॉट N2I/2R2, ये बन गई बी की वैल्यू। एरिया, अब इसका एरिया कितना है, क्या हम ये एरिया निकाल सकते हैं, अरे बड़ा आराम है, सर्कुलर का एरिया πr1², कॉस थीटा इज 1। जैसे ही फाई की वैल्यू निकलती है हम बोलेंगे m की वैल्यू निकालेंगे तो i से डिवाइड कर देंगे, i से डिवाइड कर देंगे तो i खत्म, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 m इज इक्वल टू, i से डिवाइड कर दिया, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 πr1², आई होप आपको दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 2R2। क्या खत्म हो गया, आई खत्म, देख लेना कुछ रह ना गया हो लिखने में, ठीक है। ये हमने 2 म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चन कर लिए। आपका काम है आज से ही
अभी से ही एनसीईआरटी के इस चैप्टर की एक्सरसाइज को ख़त्म करना। फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू दी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हम लोग 8th चैप्टर में सीखेंगे। डन है इतनी बात? चलिए, तो फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। हटा क्या रहा हूँ, अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। क्लास आज की फिनिश करता हूँ। पढ़ते रहिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। ऑल दी बेस्ट।